ॐ ह्रीं नमो उवच्छायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूनम् ऐसो पंचनमुक्कारो सर्वपावपनाशनो मंगलानं च सव्वेसिं पठमं हवै मंगलम्। आदरणीय भंडारी जी एवं सभी विद्वज्जन, आज का प्रज्ञापना सूत्र का हम 15th चैप्टर ले रहे हैं और ये चैप्टर 2 भागों में डिवाइड है। तो आज हम पार्ट 1 पर बात करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 2 पर बात करेंगे। आज पार्ट 1 के अंदर इंद्रियों के बारे में क्या कहा गया है शास्त्रों में, हमारी जो भी सेंस ऑर्गन्स हैं वो किस तरह से वर्क करती है, उनकी क्या कैपेसिटी है, किस तरह की उनकी रचना है, ये सब चीजों पर इस पार्ट 1 में भी डिस्कस किया गया और पार्ट 2 में भी किया गया कुछ। तो हम पार्ट 1 में जो कुछ डिस्कस किया है उसकी चर्चा करेंगे। ये सूत्र नंबर 1 से 43 के अंदर जो कुछ इंद्रियों को लेकर के विचार हुआ है प्रज्ञापना सूत्र में, उसके ऊपर हम आज चर्चा कर रहे हैं। तो ये है कि इनको इंद्रिया, ये शब्द भी क्यों दिया गया है ये भी हमें समझना, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम आत्मा को जानना चाहते हैं और कहते ये हैं कि आत्मा को हम देख नहीं सकते हैं, परंतु इस इंद्रिय चैप्टर के माध्यम से आपको ये समझ में आएगा कि आत्मा को देखना किस तरह से फिजिकल लेवल पर संभव है। तो ये 5 इंद्रियां जिन्हें कहते हैं, वो इंद्रिय शब्द देने के पीछे रीजन यही है कि आत्मा का एक नाम है इंद्र। इंद्र यूं तो हम देवता का जो हेड होता है उसे हम कहते हैं इंद्र कहते हैं, किंतु इंद्र का आत्मा सबसे बड़ी इंद्र है, क्योंकि उसके पास जो सामर्थ्य है, उसके पास जो स्ट्रेंथ है, जिस तरह का नॉलेज लेवल है, वो सब कुछ जो है वो सबसे ऊपर है, इसलिए वो अपने आप में इंद्र है, सामर्थ्यवान तत्व है। और इसलिए उसके चिन्ह के रूप में ये 5 इंद्रियां हैं। फिजिकल लेवल पर आत्मा अपने आप को किस किस रूप में एक्सप्रेस करती है, किस किस रूप में वर्क करती है, इसी को आइडेंटिफाई किया गया है 5 इंद्रियों के रूप में। इसलिए इंद्र से इंद्रिय शब्द बना है, यानी जो इंद्र यानी आत्मा की पहचान कराने वाले फिजिकल लेवल पर जो चीजें हैं उनको इंद्रिया कहा गया है। तो जो इंद्र से संबंधित है यानी आत्मा से संबंधित है, आत्मा का एक्सप्रेशन करती है, तो ये सेंसेस इंद्रिय शब्द नाम देने के पीछे ये एक बहुत बड़ा एक मकसद है समझाने का कि आत्मा को आप किस तरह से रियलाइज कर सकते हो फिजिकल लेवल पर और या इंद्रियों के सेंसरी लेवल पर। So senses are the signs of soul. Soul expresses itself through senses at physical level. In this chapter, senses are explained in 24 ways. Out of the 24, the first 9 are directly connected to the senses. तो इसमें इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर और पूरे 15th चैप्टर के अंदर 24 तरीके से इंद्रियों को एक्सप्लेन किया गया है। जो 9 मेन हमारे वेज हैं एक्सप्लेन करने के तरीके हैं आगमों के, वो 9 यहाँ पर मैंने इंडिकेट किए हैं। उसमें सबसे पहले है कि इंद्रियां कितने प्रकार के टाइप्स, एक मिसिंग है यहाँ पर। इंद्रियां कितने प्रकार की है, उनके शेप किस तरह के हैं, उनकी लेंथ कितनी है, उनकी विड्थ कितनी है, उनका वॉल्यूम कितना है, उनकी साइज इन कंपैरिजन टू ऑल अदर ईच ऑफ दीज सेंसेस, उनका साइज कंपैरेटिवली कितना है, टच यानी उनमें टच क्वालिटी किस तरह की है, वो ग्रास्पिंग पावर उनकी किस तरह की है, वो किस तरह से अपने सब्जेक्ट को ग्रास्प करती है, तो उसका मेथड क्या है और उनकी विषय क्या है। अब हम चलते हैं इंद्रियों के प्रकारों के ऊपर। तो इंद्रियां जो है वो 5 प्रकार की मानी गई है।
जिनको हम आँख, कान, नाक, जिह्वा और स्किन टच इंद्रिय कहते हैं। तो ये 5 तरह की इंद्रियां होती हैं जिनके माध्यम से आत्मा बाह्य विषयों का ज्ञान करती है। तो जो भी फिजिकल चीजें हैं, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको इस सेंसेस के माध्यम से वो देख और जान सकती है। सो ये 5 उसके सोर्सेस हैं पदार्थों को या बाह्य जगत को जानने के। सो ये इन इंद्रियों के बारे में जो ये 2 प्रकार माने जाते हैं, फिजिकल इंद्रियां होती है और साइकिकल होती है। फिजिकल का मतलब है कि जो फिजिकल रूप में हमें जो उसका स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसका फंक्शन जो फिजिकल लेवल पर हमें पता समझ में आ रहा है, वो सारा फिजिकल द्रव्य इंद्रिय कहलाती है। और उसके अंदर जो जानने की शक्ति है, जो नॉलेज की पावर है, कॉग्निटिव एबिलिटीज है, वो सारी साइकिकल इंद्रिय के रूप में जानी जाती है ना, भाव इंद्रिय के नाम से जाना जाता है। तो भाव का मतलब होता है चेतना, जिसका संबंध चेतना से हो वो भाव इंद्रिय कहलाती है, और जिसका संबंध शरीर के साथ, मैटर के साथ, पुद्गल के साथ है, उसको हम द्रव्य इंद्रिय कहते हैं। अब ये इंद्रियां जो है 2 तरह की, फिजिकल इंद्रियां भी 2 तरह की होती है और साइकिकल इंद्रियां भी 2 तरह की होती है। द्रव्य इंद्रिय भी 2 प्रकार की, उसको कहते हैं निर्वृत्ति और दूसरी है उपकरण। सो निर्वृत्ति का मतलब है कि जो रचना है, स्ट्रक्चर है इंद्रियों का, शेप है, उसके स्ट्रक्चर, उसकी रचना है, ये निर्वृत्ति के अंतर्गत आती है। और उस स्ट्रक्चर के अंदर ऑब्जेक्ट को या सेंस डेटा को सेंस करने की जो पावर है, उसको उपकरण इंद्रिय कहते हैं। तो हमारे नाक की जो रचना है, कान की रचना है, आँख की रचना है, प्लस टच इंद्रिय की हमारी जो रचना है, जिह्वा की जो रचना है, ये सारी रचना निर्वृत्ति इंद्रिय कहलाती है। और इनमें विषय को ग्रास्प करने की जो पावर है, एबिलिटी है, या जैसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंट, इनके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट है जो वर्क कर रहा है ऑब्जेक्ट को सेंस करने का, तो वो उपकरण इंद्रिय कहलाती है। अब निर्वृत्ति इंद्रिय के बारे में हमें ये समझना है कि निर्वृत्ति इंद्रिय यानी रचना, जो इंद्रिय की रचना होती है फिजिकल लेवल पर, जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, वो भी 2 तरह का है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इसी तरह से उपकरण इंद्रिय भी 2 तरह की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। सो जो इंटरनल है वो तो सबकी एक ही प्रकार की होगी, और वो किस तरह की है उसकी चर्चा आगे करेंगे। बट जो एक्सटर्नल है वो शेप अलग अलग हो सकता है। हमारा कान और एक कुत्ते का कान या एक घोड़े का कान एक जैसा, या हाथी का कान एक जैसा नहीं हो सकता है। सो वो रचना डिपेंड करेगी कि उनका बॉडी स्ट्रक्चर किस तरह का है, वो किस फॉर्म ऑफ लाइफ में है, तो उनकी रचना उसी तरह से होगी। तो इंटरनल तो अलग अलग हो सकती है, सॉरी एक्सटर्नल तो अलग अलग तरह की हो सकती है, किंतु इंटरनल जो रचना है वो सबकी एक ही जैसी होगी। इसी तरह से उपकरण इंद्रिय की है कि एक हमारी आंखों के अंदर की जो रेटिना वगैरह के अंदर की पावर है, और एक एक्सटर्नल हमारी आंखों का पलकों का खुलना है, बंद होना है। सो ये जो पावर है, तो इस तरह की जो है, ये इंटरनल और एक्सटर्नल उपकरण इंद्रिय कहलाती है। नेक्स्ट है कि भाव इंद्रिय यानी जानने की जो शक्ति है, एबिलिटी है, वो हमारे अंदर किस तरह से होती है। तो ये है कि वो 2 रूपों में देखी जाती है, एक तो लब्धि के रूप में और एक उपयोग के रूप में। सो लब्धि मीन्स कॉग्निटिव एबिलिटी, आपके अंदर कितनी है, जानने की क्षमता कितनी है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे कर्मों का क्षोपशम कितना है, यानी इनर प्योरिटी हमारे अंदर कितनी है, जिससे कि हम कितनी दूर तक किस तरह के ऑब्जेक्ट को जानने की क्षमता, एबिलिटी अपने अंदर रखते हैं। तो वो लब्धि इंद्रिय कहलाती है कि, और उस क्षमता का आप उपयोग करते हैं तब आप जान सकते हैं। हमारे पास में ज्ञान की क्षमता तो बहुत है, किंतु प्रमाद है, आलस्य है, हम कुछ स्टडी नहीं करते हैं, हम कुछ जानने की जिज्ञासा ही नहीं रखते, हमारे अंदर कोई तरह का उत्साह ही नहीं है, कोई एफर्ट नहीं है, तो किसी भी चीज का नॉलेज नहीं हो सकता है, चाहे आपके पास अवधि ज्ञान भी हो, केवल ज्ञान भी हो। बट अगर आप उसका ज्ञान का प्रयोग करने की क्षमता रखते हैं, उसका उपयोग करते हैं, उस शक्ति को काम में लेते हैं, तो आपको नॉलेज हो सकता है किसी चीज का। तो ये एप्लीकेशन पार्ट भी बहुत अपने आप में इम्पोर्टेंट है कि नॉलेज को गेन करने में जब तक आप उस एग्जीक्यूट नहीं करेंगे उस पावर को, या अपने पास में जो एबिलिटी है उसका यूज नहीं करेंगे, तब तक किसी चीज का नॉलेज आपको नहीं हो सकता है। अब है कि शेप ऑफ सेंसेस, उनका शेप किस तरह का होता है हर इंद्रिय का। तो हम ये इंटरनल शेप की बात कर रहे हैं
एक्सटर्नल शेप तो हम सब देखते ही हैं, किस जीव का या प्राणी की इंद्रिया किस तरह की दिखाई देती है, बट इंटरनल शेप किस तरह के हैं, तो उसको चूंकि आगम युग में किसी चीज का एग्जाम्पल दे करके ही शेप को या इस तरह की चीजों को एक्सप्लेन किया जाता था। उस समय कोई लेबोरेटरी नहीं थी कि इस तरह का पिक्चर दिखा सके इंटरनल। सो उन्होंने इंटरनल शेप को बताया है कि जो कान है हमारे, ये एक कदम्ब का पुष्प होता है, फूल होता है, उसकी तरह इसका शेप है। और ये आंखों का जो शेप है वो मसूर की दाल की तरह है। तो मसूर की दाल हम देखते हैं, गोल रेटिना देखिए आप, जो मसूर की दाल की तरह ही दिखता है, अंदर का जो गोला है आंखों का। द नोज लुक्स लाइक फ्रूट ऑफ मुक्ता, मुक्ता एक फल होता है, तो उस फल की तरह दिखाई देता है। तो मसूर का भी दाल जो है गोल होती है, मुक्ता फल भी जो है वो गोल होता है, बट मुक्ता फल की मोटाई और गोलाई एक जैसी होती है, जबकि इसकी गोलाई ज्यादा होती है मसूर की दाल की, और मोटाई कम होती है। सो ये थोड़ा डिफरेंस है इसमें। और टंग का जो आकार बताया है वो खुरपे की तरह बताया गया। तो अपने किचन में अपन खुरपा जो काम में लेते हैं, तो वो उस तरह के शेप में टंग की शेप होती है। और इसी तरह से हमारे जो टच की है, स्किन का जो शेप है, वो डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर कितना कैसा है। तो एक हाथी का शरीर के अंदर जो टच स्किन है वो पूरे हाथी का पूरा जिस तरह का बॉडी है उस फॉर्म में दिखाई देगी आपको। तो ये डिपेंड करेगा फॉर्म ऑफ लाइफ और स्पेसिस उनके मिस्टेक बाय मिस्टेक जो है ना, वो एरर इस कंप्यूटर की एरर से चेंज हो गया। सो जिस तरह का फॉर्म ऑफ लाइफ होगा या जिस तरह की स्पेसीज होंगी, उनके उस बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से टच इंद्रिय का शेप बनता है। अब विड्थ एंड लेंथ कितनी होती है, तो विड्थ का मतलब मोटाई है यहाँ पर, और लेंथ का मतलब है लंबाई, वो कितनी लंबी है। सो ऑल द 5 senses are equal to innumerable part of our own finger in width, while in length the first 3 senses are equal to innumerable part of our finger while the tongue is equal to more than 1 finger, and touch is equal to the body form of the living beings, which is measured by उत्सेद अंगुल। सो यहाँ पर बताया है कि विड्थ में किस तरह से, तो सारी इंद्रियां जो हैं वो हमारा अपना जो फिंगर होता है, उस फिंगर की मोटाई जो है उसका इन्यूमरेबल पार्ट जितना मोटाई उनकी होती है। बाकी जो टच इंद्रिय है उसकी मोटाई उत्सेद अंगुल से मापी जाती है। और दूसरा है आंखों की, टंग की जो मोटाई है या लंबाई है, वो अंगुल, हमारी जो अंगुल है उस अंगुल का कई अंगुल जो है उसका मेजरमेंट्स के बराबर जो है टंग की लंबाई होती है। और स्किन की लंबाई तो डिपेंड करता है कि बॉडी कितनी बड़ी है उसकी, किसी भी प्राणी की, तो उस हिसाब से उसकी लंबाई होती है। तो मूल बात इतनी सी है कि मोटाई जो होती है वो सबकी इन्यूमरेबल पार्ट ऑफ आवर फिंगर होती है, बट लंबाई उसकी डिपेंड करेगी फॉर्म ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। ये 3 तरह के मेजरमेंट्स बताए जाते हैं। किस तरह का मेजरमेंट यहाँ पे काम में लिया जा रहा है विड्थ और लेंथ को समझने के लिए, तो ये आत्मांगुल, उत्सेदांगुल और प्रमाणांगुल 3 तरह के मेजरमेंट्स होते हैं प्राचीन काल में। इस तरह की छोटी चीजों को मेजर करने के लिए अंगुल को काम में लिया जाता था। सो आत्मांगुल की दृष्टि से देखा जाता है कि ये जो भी हम विड्थ बता रहे हैं, लेंथ बता रहे हैं, तो स्पेशली टच इंद्रियों को छोड़ करके बाकी सब इंद्रियों की जो विड्थ और लेंथ है वो हमें आत्मांगुल से समझना चाहिए, और टच इंद्रिय का प्रमाणांगुल उत्सेदांगुल से समझना चाहिए। तो इनका क्या मेजरमेंट में क्या फर्क है, तो आत्मांगुल का मतलब हमारी अपनी फिंगर, एक भगवान ऋषभ की फिंगर देखा जाए और एक हमारी फिंगर देखी जाए तो उसमें जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा। उनकी अंगुल बहुत बड़ी है, हमारे से ज्यादा मोटाई होती है, हमारे से ज्यादा उसकी लंबाई होती है, तो वो प्रमाणांगुल कहलाता है। तीर्थंकर जो होते हैं उनके शरीर की यानी समचतुरस्र संस्थान, उनकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है उसमें जो अंगुल का प्रमाण होता है, उनकी अंगुली जिस मेजरमेंट की होती है वो स्टैंडर्ड प्रमाण माना गया है। और उससे 1000 गुना जो आत्मांगुल, यस, ये जो प्रमाणांगुल है ये उत्सेदांगुल से द मेजरमेंट ऑफ मिडल पार्ट ऑफ 8 यावास, ओके।
आत्मांगुल जो है वो पर्टिकुलर टाइम के व्यक्ति के अपनी जो अंगुली के फिंगर है उसके हिसाब से होती है। तो ये जो मेजरमेंट्स चारों इंद्रियों का बताया गया है, विड्थ और लेंथ, ये आत्मांगुल से बताया गया है ना। अपनी अपनी इंद्रियों से देखिएगा जिसके समय में जिस तरह की इंद्रियां होती है और जिस विड्थ और लेंथ की होती है उसके हिसाब से वो मेजरमेंट बताया गया है। किंतु टच स्क्रीन के बारे में बताया जाता है, इस सेंस के बारे में बताया जाता है कि वो उसको उच्चेदांगुल से मेजर करना चाहिए। और उच्चेदांगुल से मेजर करने का तरीका है कि सबसे छोटा मेजरमेंट परमाणु का माना गया है। उसके बाद में द्विरेणु का माना गया है, दो परमाणुओं से मिलकर के जो मोलिक्यूल बनता है उसकी साइज, फिर त्रस रेणु, इससे बिगर जो है मोलिक्यूल की साइज मानी जाती है। फिर लीक होता है, और फिर जू होता है, और फिर यव होता है। सो यव की जो साइज होती है वो भी 8 यव जो है की जो विड्थ और लेंथ बनती है, उसका जो मिडल पार्ट है उसके बराबर उच्चधांगुल को का मेजरमेंट माना गया है। और ये प्रमाणांगुल से एक तरह से छोटा होता है, और प्रमाणांगुल डिपेंड करता है जो स्टैंडर्ड प्रमाण है समचतुरस्र संस्थान का, उसके हिसाब से। सो नंबर ऑफ परमाणुस इन स्पेस पॉइंट्स। अब ये देखना है कि ये इंद्रियां हमारी जिनका स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, इसमें जो मैटर काम में आता है वो मैटर कितने प्रदेशी होता है, यानी उसमें कितने परमाणु काम में आते हैं। सो ये कहा गया कि ऑल द 5 सेंसेस आर कंसिस्टिंग ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ परमाणुस। यानी कोई भी कहा जाता है कि जीव जिन भी चीजों का मैटर का उपयोग करता है, कोई भी मटेरियल एंटिटीज होती है, चाहे उसके अपना बॉडी हो चाहे अन्य कोई चीजें हो, वो हमेशा अनंत प्रदेशी ही होगी। अनंत परमाणुओं के पिंड का ही जीव प्रयोग कर सकता है, उससे छोटे मॉलिक्यूल्स को वो यूज में नहीं ले सकता है। तो इंद्रियां भी अनंत परमाणुओं से बनी हुई होती है, और वो स्पेस जो है रहने में उनको लगभग इन्यूमरेबल स्पेस पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। यानी जीव कम से कम इन्यूमरेबल स्पेस पॉइंट के अंदर अपने आप को एकोमोडेट करता है, इससे कम में वो नहीं रह सकता है। तो उसकी सेंसेस के लिए भी उतने इन्यूमरेबल स्पेस पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। तो ये उनका स्पेस में वो कितना स्पेस लेती है एकोमोडेट होने में, और उसका स्ट्रक्चर जो बनता है वो कितने परमाणुओं के मिलने से बनता है, ये इसको डिस्कस किया गया। अब एक कंपैरेटिव जो है साइज के बारे में बता रहे हैं कि आंखों का और अन्य इंद्रियों का आपस में क्या कंपैरिजन है। तो यानी उनकी विड्थ और लेंथ में आपस में क्या कंपैरिजन है, तो ये बताने के लिए कि वो कितनी एक दूसरे से छोटी या बड़ी है। तो कहा जाता है कि आईज टेक लेसर नंबर ऑफ स्पेस पॉइंट्स। आंखों को की लोकेशन है वो कंपैरेटिवली कम स्पेस पॉइंट्स में है, और कानों की जो है उससे इन्यूमरेबल पॉइंट्स ज्यादा है। इसी तरह से नाक के लिए उससे न्यूमरेबल पॉइंट्स उसके ज्यादा है। टंग के लिए इन्यूमरेबल स्पेस पॉइंट्स लगते हैं, और टच के लिए जो है उससे भी इन्यूमरेबल स्पेस पॉइंट्स ज्यादा लगते हैं। यानी उनकी लोकेशन कितने स्पेस में हो रही है उसको कंपैरेटिवली बताया गया। और इन कंपैरिजन टू द नंबर ऑफ स्पेस पॉइंट्स ऑफ टच सेंस, द नंबर ऑफ परमाणुस आर इनफाइनाइट ऑफ द आइस। और जहां तक है कि एटम्स का नंबर भी देखा जाए तो ये कहा जाता है कि जितने स्पेस पॉइंट्स में टच इंद्रिय रहती है उससे इनफाइनाइट नंबर जो है ज्यादा आंखों के परमाणु का होता है। तो ये नंबर का कंपैरिजन बता रहे हैं कि स्पेस पॉइंट्स और जो परमाणु हैं उनमें भी अगर कंपैरिजन किया जाए तो उनके कंपैरिजन में भी ये नंबर का डिफरेंसेस आपको देखने को मिल सकता है। सो टच क्वालिटी ऑफ द सेंसेस, इसमें ये बताया गया है कि इंद्रियां अपने विषय की को ग्रहण करती है, किंतु उनकी अपनी क्या टच क्वालिटीज होती है। यानी ये माना जाता है कि इंद्रियां वैसे तो अष्टस्पर्शी है, पुद्गल है, स्थूल पुद्गल के रूप में हमें दिखाई देती है, परंतु यहाँ पर विशेष रूप से उनकी 4 क्वालिटीज के बारे में, टच क्वालिटीज के बारे में बात की गई है कि एक तो रफ एंड हैवी और सॉफ्ट एंड लाइट। तो ये कहा जाता है कि ऑल द 5 सेंसेस हैव 4 टचेस। ये 4 तरह के टच होते हैं। रफ एंड हेवी टचेस ऑफ अदर 4 सेंसेस आर इनफाइनाइट टाइम्स मोर इन नंबर इन कंपैरिजन टू द आईज। आंखों में जो रफनेस और हैवीनेस जो है वो इन कंपैरिजन कम होती है,
और अन्य इंद्रियों में जो है रफनेस और हैवीनेस ज्यादा होती है। इसी तरह सॉफ्ट एंड लाइट टचेस आर इनफाइनाइट इन ऑल द फोर सेंसेस इन कंपैरिजन टू द टच सेंस। और स्पर्श इंद्रिय की अपेक्षा यानी स्किन की कंपैरिजन में अदर सेंसेस में सॉफ्ट और लाइट टच जो है वो इनफाइनाइट नंबर ज्यादा होता है। तो ये इसमें बताया गया है कि टच इंद्रिय में जो है ये सॉफ्ट एंड लाइट टच जो है वो इनफाइनाइट इन ऑल द फोर सेंसेस इन कंपैरिजन टू टच। ऐसा क्यों? तो कहा जाता है कि हमारी स्किन जो ऊपर की होती है और उसके नीचे जो उसकी सॉफ्टनेस होती है वो ज्यादा होती है, ऊपर की स्किन थोड़ी रफ हो जाती है, हैवी हो जाती है बाहर की जो एनवायरनमेंट के प्रभाव से, किंतु उसका इंटरनल पार्ट जो है वो ज्यादा सॉफ्ट रहता है। सो इस दृष्टि से उसमें सॉफ्टनेस भी होती है। अब ये है कि विषय को ग्रहण करने की पावर किस तरह की है, किस तरह के मतलब जब विषय को इंद्रियां अपने सेंस करती है तो सेंस करने का उनका तरीका क्या है। तो कहा जाता है कि दो तरह से इंद्रियां अपने विषय को सेंस करती है। एक तो ये है कि वो ऑब्जेक्ट के बिल्कुल क्लोज में कांटेक्ट में आने पर उसको ग्रहण करती है। एक ये है कि डिस्टेंस से उस विषय को ग्रास्प कर सकती है, तो उसको कहते हैं कि टचिंग और विदाउट टचिंग। यानी ऑब्जेक्ट को टच किए बिना भी वो जान सकती है और विदाउट टच किए बिना भी जान सकती है। तो ये किस कौन सी इंद्रिय की इस तरह की कैपेसिटी होती है, यहाँ पर बताया है कि आंखों को छोड़ करके बाकी सभी इंद्रियों को अपने विषय के साथ में क्लोज कांटेक्ट करने की जरूरत पड़ती है। शब्द कान में जब तक नहीं जाते हैं तब तक शब्द कान को शब्द नहीं सुनाई देते हैं। इसी तरह से टंग पर अगर हम कोई चीज रखते हैं तो उसका टेस्ट तभी आ सकता है जब वो हमारी जो जिह्वा है वो पदार्थ खाने वाला जो भी आइटम है उसके क्लोज कांटेक्ट में आती है। इसी तरह से हम किसी चीज की रफनेस या हार्डनेस या स्मूथ है या रफ है इस तरह का जब हम कभी जानना चाहते हैं तो उसे टच किए बिना हम नहीं जान सकते हैं। सो ये चार सेंसेस को अपने ऑब्जेक्ट के साथ में क्लोज कांटेक्ट में आने पर ही कोई ज्ञान होता है, परंतु आंखें दूर से भी किसी चीज को देख करके जान सकती है। और आंखों को अगर टच करके कोई ऑब्जेक्ट आप कोशिश करें जानने की तो आंखें उसको नहीं जान सकती। जैसे कि हम आंखों में अगर काजल लगाते हैं तो काजल हमें नहीं दिखाई देता है, तो वो इतना क्लोज होते हुए भी दिखाई नहीं देता। तो आंखों की ये है कि वो बिल्कुल जो चीज उससे टच कर रही है उसको नहीं देख पाती है, किंतु दूर अगर है कोई चीज तो उसे देख सकती है। तो इसको टच करने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए शास्त्र में दर्शन के ग्रंथों में आंखों को अप्राप्यकारी इंद्रिय माना गया है और शेष चारों इंद्रियों को प्राप्यकारी माना गया है। प्राप्यकारी का मतलब है कि जो पदार्थ का के साथ क्लोज कांटेक्ट करके ही उसे जानने की क्षमता रखती है। और आंखें जो है बिना टच किए जान सकती, इसलिए ये अप्राप्यकारी इंद्रिय के नाम से जानी जाती है। तो अब इंद्रियों में भी ये है कि ये जो चार इंद्रियां हैं उसमें श्रोत्र इंद्रिय यानी कानों को छोड़ करके बाकी जो तीन इंद्रियां हैं जिनको हम कहते हैं स्पर्शन इंद्रिय कहते हैं या रसन इंद्रिय यानी जिह्वा कहते हैं या घ्राण इंद्रिय कहते हैं, तो इनकी कैपेसिटी ये है कि ये पदार्थ को बहुत ही ज्यादा क्लोज कांटेक्ट में आने पर ही जान सकती है, जबकि श्रोत्र इंद्रिय इतना क्लोज कांटेक्ट उसे नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत शब्दों का जैसे ही स्पर्श होता है उतने मात्रा से वो शब्दों को ग्रहण कर सकती है। तो इन कंपैरिजन टू अदर थ्री इंद्रियज से हमारे ईयर्स में कैपेसिटी ज्यादा होती है अपने विषय को ग्रहण करने की, और वो शीघ्रता से अपना जो जो भी सब्जेक्ट है उसे ग्रहण कर सकता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कितनी दूर से कौन सी इंद्रिय में कितनी जानने की क्षमता है, यानी कितने दूर से वो अपने ऑब्जेक्ट को जान सकती है। तो यहाँ पर एक इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक के जीवों की ग्रहण करने की शक्ति कितनी है, सामर्थ्य कितनी है, इसको बताया गया है। और ये एक तरह से मैक्सिमम सामर्थ्य की बात है। मिनिमम सामर्थ्य तो ये कि चीजें हर बहुत ही क्लोज में हो उन चीजों को जान सकते हैं, किंतु मैक्सिमम में बहुत डिस्टेंस से अगर कोई चीज आ रही है तो उसे भी जाना जा सकता है। तो आप ये देख रहे हैं कि एक इंद्रिय जीवों की जो स्पर्शन इंद्रिय की क्षमता, उनके पास चूंकि एक ही इंद्रिय है इसलिए वो अगर टच करने की वाली कोई भी चीज को जानना भी चाहे तो वो जान सकते हैं, अगर वो 400 धनुष से आगे की चीज है। इसी तरह से बेइंद्रिय जो दो इंद्रिय वाले जीव है वो 800 धनुष के डिस्टेंस पर रखी हुई चीज को जान सकते हैं स्पर्श के द्वारा, और जिह्वा के द्वारा वो
64 धनुष की डिस्टेंस पर रही हुई चीज को भी देख सकते हैं, जान सकते हैं, मतलब टच उसका टेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से 3 इंद्रिय वाले जीव हैं, वो 1600 धनुष वाले डिस्टेंस पर जो है स्पर्श से जान सकते हैं, और 128 धनुष की डिस्टेंस पर रही हुई जो चीज है उसका टेस्ट जान सकते हैं, और घ्राण इंद्रिय के द्वारा 100 धनुष की डिस्टेंस की चीज को जान सकते हैं। इसी तरह से 4 इंद्रिय वाले जीवों की है कि 3200 धनुष की डिस्टेंस पर रही हुई चीज को वो स्पर्शन इंद्रिय से जान सकते हैं। 256 जो है धनुष की डिस्टेंस पर रही हुई टेस्ट की चीज को जान सकते हैं। इसी तरह से 200 धनुष की डिस्टेंस पर रही हुई चीज घ्राण इंद्रिय को के माध्यम से जाना जा सकता है। असंगी पंचेंद्रिय जीव जो होते हैं वो 6400 धनुष के डिस्टेंस वाले पदार्थों को जान सकते हैं स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा। जिह्वा के द्वारा 512 धनुष की डिस्टेंस पर से जान सकते हैं, और 400 धनुष के डिस्टेंस पर जो है वो घ्राण इंद्रिय से जान सकते हैं, और 5908 धनुष के डिस्टेंस पर कोई चीज है तो चक्षु इंद्रिय के माध्यम से उसे जाना जा सकता है। संगी पंचेंद्रिय जीव का जो है माना जाता है कि वो 9 योजन की दूरी पर रही हुई कोई चीज को स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा जान सकते हैं। जिह्वा के द्वारा भी 9 योजन है, घ्राण के द्वारा भी 9 योजन की डिस्टेंस पर रखी हुई चीज को जान सकते हैं। चक्षु के द्वारा 1,00,000 योजन की दूरी पर रही हुई चीज को जान सकते हैं, और श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा 12 योजन पर रही हुई चीज को जान सकते हैं। तो इतनी ज्यादा ये मैक्सिमम कैपेसिटी होती है इंद्रियों की कि वो इतनी दूर के पदार्थों को भी से आए हुए पदार्थों को भी जान सकते हैं। तो इतनी क्षमता उनके अंदर में होती है अगर उसको हम डेवलप करते हैं, इसलिए उसको कहते हैं इंद्रियों की पटुता। जब इंद्रियों का पाटव यानी इंद्रियों का जो कौशल है, एफिशिएंसी है, उसको अगर हम इंक्रीज कर लें तो वो इतनी दूर से आई हुई चीजों को भी जान सकते हैं। अब शेप के बारे में है कि अब पर्टिकुलर जो चौबीस दंडक के जीवों के बारे में बात आती है कि उनके अंदर किस प्रकार की इंद्रियां पाई जाती है और उनमें क्या क्या क्वालिटीज पाई जाती है, तो उसके बारे में भी विवेचन किया जाता है। तो यहाँ पर ज्यादा मोटा मोटी ये समझना है कि बाकी सब चीजें कॉमन है सभी जीवों के लिए, केवल हमें ये देखना है कि थोड़ा शेप में जीवों के इंद्रियों की शेप की रचना में थोड़ा कुछ फर्क पड़ता है, और वो भी एक्सटर्नल जो इंद्रिय है और स्पर्शन इंद्रिय है उसकी रचना में स्पेशल, और जो बाह्य शेप है एक्सटर्नल जिसे हम निर्वृत्ति इंद्रिय कहते हैं, तो उसमें थोड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि उनकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो भी अलग अलग प्रकार का होता है। किसी का हुंडक संस्थान होता है, किसी का समचतुरस्र संस्थान होता है, किसी को 6 प्रकार के बॉडी सिस्टम स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। तो उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से उनके एक्सटर्नल जो सेंसेस है उनकी रचनाओं में अलग अलग शेप आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक इंद्रिय जीव को ले रहे हैं, तो पृथ्वी के जीव है मान लीजिए 1 सेंस्ड लिविंग बींग्स के अंदर, तो कहा जाता है कि पृथ्वी के जीवों का जो शरीर है वो दिखता है एक मिनट, तो उसका आकार बताया गया है कि वो मसूर की दाल के जैसा होता है। पृथ्वी तत्व जो है उनके जीवों का जो शरीर है, हम एक जीव के शरीर को एक्चुअल में तो देख नहीं सकते हैं, परंतु अगर देख कर अगर एक इंडिविजुअल जीव को लेकर के उसकी बॉडी को देखा जाए तो उसकी बॉडी का आकार मसूर की दाल के समान होता है। और ये पानी के जीवों का शरीर जो है वो बूंद के समान होता है, तो आप ये देख रहे हैं ड्रॉप की तरह। सो ये इसको स्तिबुक कहा गया है, यानी स्तुबुक का मतलब है पानी का, वाटर का ड्रॉप का जो शेप है ये पानी का होता है। अग्नि के लिए कहा जाता है सूची कलाप के शेप के होता है। सूची कलाप यानी सूची का मतलब है सुइया, तो अनेक नीडल्स को एक साथ जब अग्नि में डाला जाता है तो आपस में किस तरह से चिपक जाती है, और पतली पतली अलग अलग दिखती भी है और आपस में जुड़ी हुई भी है। तो उस तरह का जो शेप है वो अग्नि का होता है। वायु का शेप जो है वो ध्वजा की तरह, जैसे ध्वजा पताकाएं जो है आकाश में लहराती है, तो इस तरह से वायु का शेप होता है।
और प्लांट्स का शेप जो है वो अपने अपने हिसाब से देखने को मिलेगा। सो कहने का इतना सा मतलब है कि ये सेंसेस इनके पास में एक इंद्रिय है, किंतु एक इंद्रिय के अपने जो शेप है वो भी पांचों जीवों के 5 प्रकार के शेप हो जाते हैं। 2 इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय तक के जीवों को, जिन्हें विकलेंद्रिय शास्त्र में कहा जाता है, उनमें उनके पास पांचों इंद्रियां नहीं है, पूर्ण इंद्रिय नहीं वाले नहीं है, तो और वो एक इंद्रिय भी नहीं है, तो उनको विकलेंद्रिय कहा जाता है। तो ये तीनों तरह के जीव हैं, 2 इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय तक के जितने भी जीव हैं, इनका शरीर की रचना हुंडक संस्थान की मानी गई। हुंडक संस्थान उसे कहा जाता है जो शरीर से कुब्ज और वामन और हुंडक, मतलब बहुत ही भद्दा दिखाई देता है। तो उस तरह की जो रचना है उनके शरीर की होती है, इसलिए उनकी इंद्रियों का शेप भी उसके हिसाब से होगा। इसी तरह से नरक के प्राणियों की शरीर की रचना भी हुंड संस्थान होता है उनके अंदर, यानी उनकी हड्डियों का शेप जो है वो हुंड संस्थान की तरह होता है। सो उसमें भी उनकी इंद्रियों का भी शेप उसी तरह से होगा जैसा उनका अपनी बॉडी की रचना होगी। इसी तरह से ऑल द 3 टाइप्स ऑफ गॉड्स, जो हमारे 3 तरह के देवता माने गए हैं, चारों तरह के देवता है, मैंने 3 लिखा बट चारों तरह के देवता हो गए। सो उन सब का जो है समचतुरस्र संस्थान होता है, और समचतुरस्र संस्थान का मतलब होता है कि जो अगर वो बैठते हैं तो उनके चारों तरफ से आप मेजर करें तो एक ही प्रकार का मेजरमेंट निकलेगा। आप ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, चारों कोनों से देखेंगे तो वो उनका वो समकोण दिखाई देगा, उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर। तो वो समचतुरस्र संस्थान वाले होते हैं, इसलिए उनकी बॉडी की रचना के हिसाब से उनकी सेंसेस का शेप होता है। मनुष्य में और तिर्यंच पंचेंद्रिय में 6 तरह के संस्थान हो सकते हैं, इसलिए जिसका जैसा संस्थान है उसके हिसाब से उसकी इंद्रिय की रचना होती है। तो इसके साथ ही ये चैप्टर आज का फिनिश होता है। जो पार्ट 1 में सेंसेस के बारे में जो कुछ जानकारी दी गई है उसकी चर्चा मैंने अभी की है। अब किसी के कोई क्वेश्चन है इस विषय में तो कर सकते हैं। आप में से किसी के भी कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर सकते हैं। यस, हाँ, पोखरण साहब। हाँ समनी जी, वंदन आपको। बहुत बहुत जबरदस्त मतलब व्याख्यान रहा है, बहुत जबरदस्त, और बहुत विस्तार से आपने बताया इन चीजों को। एक बहुत ही स्ट्राइकिंग प्रश्न है, मतलब वो ये है कि जो रेंज है, मतलब अलग अलग जीवों की अलग अलग सेंसेस के लिए, वो एक आपने बताया 5000 8 धनुष, और दूसरे के पीछे की तरफ कुछ वो 5000 ऐसा कुछ बताया आपने, मतलब एग्जैक्ट नंबर मेरे को याद नहीं है। तो इतनी जो एक्यूरेसी जो प्राप्त की गई है, इतनी एक्यूरेसी, मतलब के 8 धनुष का या 20 धनुष का या ऐसा डिफरेंस बताया गया है, मतलब तो उसके अंदर ये, मतलब मैं बहुत ही मैथमेटिकल मेजरमेंट जो करते हैं आजकल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से, और वो जो एक्यूरेसी की बात करते हैं, वो एक्यूरेसी इसमें परिलक्षित होती है। मतलब अब ये कैसे उन्होंने मतलब इस चीज को प्राप्त किया, इतनी एक्यूरेसी, इतनी इतनी हाई लेवल ऑफ परफेक्शन कह सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मतलब और मेरे को लगता है इसके पीछे एक मेजरमेंट प्रोसेस क्या रहा होगा, नापने की विधि क्या रही होगी, मतलब ये इंट्यूशन से था या कैसे था, मतलब क्योंकि नंबर में जब नंबर की बात आती है तो 5008 क्यों था, 5009 क्यों नहीं, या 5007 क्यों नहीं, मान लो। तो इतनी एक्यूरेसी की जो बात है वो बहुत बहुत आश्चर्यचकित है, बहुत आश्चर्यचकित है। मतलब तो इसके सेक्टर में हमको थोड़ा और आगे बढ़ना चाहिए, मतलब वो आगे आज के जो मेजरमेंट्स हैं उसको अपन शायद वो करके और कुछ कर सकते हैं, बहुत बड़े एक्सपेरिमेंट जिसमें प्लान किया जा सकता है, मतलब एक्चुअली में। तो एक तो ये प्रश्न है। दूसरा जो आपने कहा था कि अनंत परमाणु का बना होता है ये सेंसेस, पर वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, वो मतलब क्या है ये, लिमिटेड है, वो लिमिटेड है, असंख्यात। हाँ, असंख्यात, वो असंख्यात, इस पॉइंट मतलब आकाश प्रदेश है, वो ऑक्यूपाई करते हैं, मतलब। यस, और अपन जो परिभाषा देते हैं, मतलब एक प्रदेश की, वो अपन देते हैं, आकाश प्रदेश की भी देते हैं कि जिसमें एक परमाणु जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसको हम है जो आकाश प्रदेश कहते हैं, मतलब।
बिल्कुल तो सही। फिर ये कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा, मतलब कि वो अनंत परमाणु फिर वो एक आकाश प्रदेश में कैसे रहेंगे, मतलब सो एक तरफ अनंत ये एक तरफ ये 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 मैटर की क्वालिटी है कि मैटर जो है वो बहुत श्रिंक कर सकता है, बहुत ज्यादा श्रिंक कर सकता है। इसलिए अनंत मैटर जो है वो इनफाइनाइट मैटर है, वो आपके इन्यूमरेबल स्पेस पॉइंट्स के अंदर ही है। हम सभी जीवों के शरीर अनंत अनंत परमाणुओं से बनकर मिलकर के बने हुए हैं। उसके अलावा कर्म शरीर के अनंत अनंत परमाणु है, तेजस शरीर के अनंत अनंत परमाणु है, अन्य जो चीजें हम यूज करते हैं वो भी सब अनंत अनंत परमाणुओं से बनी हुई चीजें होती है। तो स्पेस की कंपैरिजन में मैटर बहुत कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, और अनंत परमाणुओं से बने हुए स्कंद भी एक स्पेस पॉइंट में रह सकते हैं। और ये तो आगमों में जगह जगह है कि अनंत अनंत इस तरह के स्कंद जो है मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक ही स्पेस पॉइंट के अंदर है। नहीं, पर उसमें जब फिर तो फिर आत्मा जो आकाश प्रदेश है उसकी परिभाषा क्या है? आकाश प्रदेश की परिभाषा यही है कि उसकी साइज देखी जाए तो वो एक परमाणु जितनी साइज है उसकी, ठीक है हाँ, ना? एक हाँ, परमाणु जितनी साइज है, किंतु मैटर अपने आप में इतना कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कि अनंत परमाणु मिल करके एक परमाणु जितना शेप ले सकते हैं। वो है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स, वो हाँ। मॉलिक्यूल है अपने आप में, हम्म। परंतु तो शेप में साइज में बहुत छोटा हो सकता है और परमाणु की शेप में आ सकता है। ये थोड़े इस पे चर्चा करना पड़ेगा। बिल्कुल। वो बाद में करेंगे अपन। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद वंदन आपको। हाँ, भंडारी जी को प्रश्न है। धन्यवाद पोखरणा साहब। भंडारी जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हो। आप म्यूट है। भंडारी सर। आपने बहुत सुंदर तरीके से इंद्रियों के बारे में समझाया, इसके लिए सबकी ओर से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। एक दो प्रश्न है वो पूछना चाहूंगा। एक तो आपने जो रिसेप्शन का बताया कि आंखों का टच किए बिना वो देख सकती हैं, और कान का कि वो ध्वनि टच करती है तब सुनाई देता है। हाँ। तो अभी जो हमारी समझ है उसके अनुसार वो जब तक लाइट आंख को टच नहीं करेगी तब तक दिखाई नहीं देगा। तो वो ध्वनि और लाइट दोनों ही एनर्जी के स्वरूप हैं। तो ये हम इसको अलग अलग नहीं मान सकते। दोनों का मैकेनिज्म, कान का वो तो मैं मानता हूँ कि टेस्ट और स्मेल जब तक बिल्कुल टच नहीं करे या तब तक नहीं वो ग्रहण करता है। पर ईयर और आईज के बीच में मैकेनिज्म की दृष्टि से कोई डिफरेंस नहीं है। एक में साउंड है, एक में लाइट है। तो या तो वो फोटॉन्स के बारे में उनकी कुछ धारणा रही होगी, पर दोनों में ही जब तक आंख में फोटॉन्स नहीं जाएंगे, लाइट की किरणें नहीं जाएगी और कान में ध्वनि नहीं जाएगी, तो दोनों का मैकेनिज्म एक है मेरी दृष्टि में। इस पे आप कुछ प्रकाश डालेंगे? इस विषय में दर्शन के ग्रंथों में जो प्रमाण के ग्रंथ, तर्क के ग्रंथ कहे जाते हैं, उनमें काफी कुछ डिस्कशन भी है। कुछ दूसरी परंपराएं इस तरह से मानती हैं कि आकाश मतलब आंखों के अंदर भी पदार्थ, लाइट का प्रवेश होता है तब जाकर के पदार्थ जाना जाता है। किंतु जैन चिंतन दर्शन युग में भी यही रहा है और आगम युग में भी यही देखने को मिल रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब बिल्कुल क्लोज कांटेक्ट में आंखों के पास आता है तो आंखें उसे नहीं देख सकती है। हाँ, ये है कि लाइट होना जरूरी है। लाइट के अंधेरे में आंखों को देखने में तकलीफ हो सकती है या उसे नहीं दिखाई दे सकता कोई ऑब्जेक्ट अगर है तो, पर वो लाइट की प्रेजेंस होना अलग बात है। लाइट हमारी आंखों को टच करने पर ही हम उसे देख पाते हैं ऐसा नहीं है। लाइट की प्रेजेंस में पदार्थ दूर से भी देखे जा सकते हैं, तो उसको टच करने की जरूरत नहीं हो। जो भी पदार्थ, आप ये एग्जांपल दिया जाता है कि काजल है अपन लगाते हैं, जो जितना पदार्थ बिल्कुल आंखों को टच करता हुआ अगर होगा तो आंखें उसे नहीं देख सकती है। अगर थोड़ी डिस्टेंस है तो ही उसे देख और जान सकती है।
तो नहीं, ये अभी तक जो मैकेनिज्म है कि हाँ। लाइट निकल के ऑब्जेक्ट जिसको आप देख रहे हैं हाँ। उससे रिफ्लेक्ट होके आंखों में आती है और वो टच करती है रेटिना को, तभी दिखाई देता है। तो खाली प्रकाश की प्रेजेंस सफिशिएंट नहीं है, वो ऑब्जेक्ट को जाके स्ट्राइक करेगा, वहां से रिफ्लेक्ट होके आंखों में आएगा, तब दिखाई देगा। और ये वही मैकेनिज्म है जो कान के लिए है। मतलब देखिए तो मतलब 1 लाख योजन पर दूरी पर रही हुई चीजों को देखते हैं आप, है ना। और मान जी, लीजिए सूर्य है, चंद्र है, ग्रह है, गैलेक्सीज है वगैरह, वो कितनी डिस्टेंस पर है, तो उनके रिफ्लेक्शन आपके आंखों तक पहुंचते हैं। हाँ, वो वैक्यूम है ना बीच में। हाँ। इसमें लाइट में और साउंड में एक ही डिफरेंस है कि लाइट वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है बिना उसकी इंटेंसिटी कम हुए, पर ध्वनि जो है वो जब उसके लिए मीडियम चाहिए, जैसे एयर या कुछ भी, पानी या, और उसमें उसकी इंटेंसिटी डिस्टेंस के साथ कम होती जाती है जैसे वो एब्जॉर्ब होती है एनर्जी। खैर, ये एक प्रश्न था तो मैंने कहा इस पे जरा थोड़ा चिंतन इस करेंगे। विषय पर मुनीश महेंद्र कुमार जी ने भी लिखा है साइंस की लाइट में, तो मैं वो आंसर और आपको भेजूंगी कि उन्होंने उस संदर्भ में क्या लिखा है। बट मूल बात इतनी सी है कि लाइट की प्रेजेंस होना और चीज का टच, यानी टच करके जानना, ये दोनों में थोड़ा सा अपने को आंख के संदर्भ में अंतर समझना पड़ेगा। ठीक है, वो रेटिना पर कोई रिफ्लेक्शन होता है और उसको देखते हैं, वो एक अलग बात है, पर वो ऑब्जेक्ट को जो है वो डायरेक्ट टच नहीं कर रहा है आंखें, ठीक है, है इसमें ना। बस थोड़ा अभी जो बात चल रही है कि ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को वो जान रही है, वो ऑब्जेक्ट दूरी पर रहता है, डिस्टेंस पर रहता है। अब उसको जानने की प्रोसेस में वो रिफ्लेक्शन होता है, प्रतिबिंब पड़ता है हमारे आंखों पर, तब हम उसको जानते हैं। ये थोड़ा सा साइंटिफिक कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल अपने को इन्फॉर्मेशन है। बट जहां तक है अभी हमें ऑब्जेक्ट और आंखों के बीच की बात है कि वो उससे टच करके उसे जानती है या विदाउट टच किए बिना जानती है, तो उसको टच करने की जरूरत नहीं, वो डिस्टेंस पर रह करके भी पदार्थ को देख सकती है और जान सकती है। हाँ, तो ये ध्वनि के बारे में भी यही है कि वो जो घंटी बजती है उसको अपना टच नहीं करने का, उसकी वेव्स आके टच करती हैं, तो मैकेनिज्म दोनों का एक है। वो मेरे ध्वनि कहने का ये ध्वनि इसमें ये है कि ध्वनि तरंगे कानों में इंटर करेगी पहले तो, और तब जाके आपके जो कान के अंदर के जो उपकरण, इंद्रिय इंस्ट्रूमेंट जो है, वो उसको रिसीव करता है ध्वनि तरंगों को, तब जाकर के आपको उसका पता चलता है। जबकि आंखों में ये है कि इंटर नहीं करती कोई चीज उसके अंदर, वो बाहर रहती है और उसको वो ग्रहण करती है इंद्रिया। ठीक है। दूसरा मेरा प्रश्न था ये मन के बारे में। आपने कहा कि वो इंद्रियां जो है वो तो, इसमें जो पूरी सीक्वेंस आपने आत्मा को इंद्र बताया और ये इंद्रियां बताई 5, तो इसमें मन जो है वो मैं समझता था वो इंद्र है, एक्चुअली वो कंट्रोल करता है, ऐसा नहीं है। तो मतलब उसका क्या स्थान है इस सीक्वेंस में? ओके, मन को ईषद इंद्रिय माना गया, उसको 9 इंद्रिय कहते हैं। 9 इंद्रिय यानी वो फिजिकल, हमारी जो अदर सेंसेस है उसकी तरह उसका कोई फिजिकल शेप नहीं है। जब कभी हम कोई चीज सोचने का करते हैं या सोचते हैं या चिंतन करने के सोचते हैं, तो उस समय, जिस समय हम सोचना शुरू करते हैं, उस समय वो बाहर से एक एनवायरमेंट से एक मैटर हमारे अंदर आता है, जो विचारों की जो थॉट वेव्स के रूप में या मेंटल इमेजेस के रूप में कन्वर्ट होता है जिस समय आप थिंकिंग करना शुरू करते हैं। तो थिंकिंग प्रोसेस आपकी आत्मा करती है, किंतु जब वो थिंक करती है तो वो मेंटल जो इमेजेस बनती है या थॉट वेव्स क्रिएट होते हैं, वो मैटर के हेल्प से होते हैं, सपोर्ट से होते हैं, जिसको हम मनोवर्गना के पुद्गल कहते हैं। तो थिंकिंग जिस समय आप कर रहे हैं, किसी चीज को इमेजिन कर रहे हैं, किसी चीज के बारे में मेमोराइज कर रहे हैं, किसी पास्ट किसी चीज को, इवेंट को याद कर रहे हैं, तो जो कुछ भी आप कर रहे हो, पास्ट से संबंधित, प्रेजेंट से संबंधित या फ्यूचर से संबंधित, जो भी आप थिंक कर रहे हो, वो थिंकिंग प्रोसेस के टाइम ही मन का एग्जिस्टेंस होता है, उसके आगे पीछे नहीं होता है उसका अस्तित्व।
तो मन तो है, इसलिए कहा था शास्त्रों में कि मन माने मने, यानी जिस समय आप मनन करते हो, चिंतन करते हो, कल्पना करते हो, मेमोरी करते हो, उसी समय मन का अस्तित्व है। जिस समय आप चिंतन नहीं करते, यानी थॉटलेस स्टेट में है, उस समय मन का अस्तित्व नहीं रहता आपके अंदर में। अच्छा, ठीक है। ये जो पोखरना साहब ने जो प्रश्न किया था परमाणु के बारे में, हाँ, तो परमाणु एक प्रदेश को ऑक्युपाई करता है, ये उसकी डेफिनेशन आपने बताई थी, मतलब। यस यस यस, हाँ। अब उसमें असंख्य परमाणु रह सकते हैं, वो एक अलग प्रॉपर्टी है, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। वो इंटरफियर नहीं करते उसी स्थान में, वो स्थान ऑक्युपाई नहीं करते एक्चुअली। पर जिस हाँ, मतलब शास्त्रीय भाषा में ये है कि एक, आपने पिछली बार लेक्चर्स में कुछ आया भी था ना, कि एक प्रदेशावगाढ़, अनेक प्रदेशावगाढ़, अनंत प्रदेशावगाढ़। सो ये जो बात कही जाती है, या असंख्य प्रदेशावगाढ़, यानी अनंत अनंत मैटर जो है वो असंख्य स्पेस पॉइंट के अंदर ही है, क्योंकि कॉस्मिक जो स्पेस है वो तो असंख्य प्रदेशों का ही है, उससे आगे नहीं है। सो अनंत मैटर तो अनंत है, किंतु उस अनंत मैटर को एकोमोडेट उस असंख्य आकाश प्रदेशों में ही करना है। और एक ही स्पेस पॉइंट के अंदर अनंत अनंत इस तरह के परमाणु, फ्री परमाणु भी हैं, मॉलिक्यूल्स भी हैं, 2 प्रदेशी, 3 प्रदेशी लेकर के अनंत प्रदेशी स्कंद मॉलिक्यूल्स भी हैं, और उसी स्थान पर जीवों के प्रदेश भी है। इतनी आकाश की क्षमता होती है, स्पेस की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। एग्जैक्टली उस आप जो कह रही हैं सही है। स्पेस को टाइम से और मैटर से भी ज्यादा सूक्ष्म माना गया है। सही है, ठीक है। और कोई प्रश्न हो तो? और किसी के कोई प्रश्न है? सॉरी। हाँ, पोखरना जी। हेलो शबनी जी, ये आपने क्या बोला कि इससे सूक्ष्म माना गया है? मुझे वापस रिपीट करिए आप। स्पेस को टाइम से भी सूक्ष्म माना गया है, यानी एक स्पेस के अंदर रहा हुआ मैटर को निकालने में आपको हजारों वर्ष लग सकते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये, बड़ा मतलब। टाइम बताया, तो टाइम से स्पेस सूक्ष्म है, सटल है, उसके अंदर एकोमोडेट करने की बहुत अनलिमिटेड पावर है। और मैटर अपने आप को बहुत कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, तो अनंत 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 परमाणु या स्कंद भी एक ही स्पेस पॉइंट में आ सकते हैं। अब उसे स्थान लेना या कहो या ना कहो, या वो मैटर इतना कॉन्ट्रैक्ट, आगमों की भाषा है कि मैटर इतना कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, अपने आप को इतना श्रिंक कर लेता है, इतने छोटे शेप में आ जाता है कि वो एक आकाश स्पेस पॉइंट के अंदर इतना आ जाता है। और उसको अगर आप बाहर दो प्रकार के मैटर होते हैं। हाँ, विज्ञान की दृष्टि से, एक बोसॉन होता है, एक फर्मियन होता है। ओके, तो वो डायमेंशनलेस होता है, मतलब बोसॉन। हाँ, तो डायमेंशनलेस होता है, तो एक प्रदेश में असंख्य परमाणु आ सकते हैं, क्योंकि उनका डायमेंशन ही नहीं है। एक स्पेस पॉइंट में असंख्य फोटॉन्स आ सकते हैं, लाइट के पार्टिकल। लेकिन जो फर्मियन होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, इनका डायमेंशन होता है, इनका वॉल्यूम होता है, इनका मतलब ये कण होते हैं। तो ये ऑक्युपाई करते हैं स्पेस को, वो एक जगह में दो नहीं रह सकते साथ साथ। पर परमाणु एक ही स्थान पर असंख्य रह सकते हैं, ये इनकी क्वालिटी अलग है। तो ये विज्ञान की दृष्टि से इनको बोसॉन और फर्मियन, ये 2 भागों में विभक्त किया गया है। फर्मियन जो है वो स्पेस ऑक्युपाई करते हैं, और बोसॉन जो है वो स्पेस ऑक्युपाई नहीं करते। जैनिज्म में क्या है, मैटर के भी 2 रूप माने हैं, एक तो सटल है और एक ग्रोस है। ग्रोस तो स्पेस लेता है, किंतु सटल के लिए स्पेस की जरूरत नहीं होती है, चाहे वो अनंत परमाणुओं से बने हुए मॉलिक्यूल से ही क्यों ना हो। एग्जैक्टली, है ना। और आप असंख्य की बात कर रहे हो, जैन आगमों में तो कहा है कि एक ही स्पेस पॉइंट के अंदर अनंत परमाणु रह सकते हैं, अनंत जी अनंत अनंत 2 प्रदेशी से लेकर के अनंत प्रदेशी स्कंध रह सकते हैं, मॉलिक्यूल्स रह सकते हैं। और वो सटल रूप में अगर हुए हैं तो वो कितने भी एकोमोडेट कर सकता है स्पेस उसको। तो सटल और ग्रोस का भी थोड़ा फर्क है मैटर का। तो वो मूल है कि सटल फॉर्म में है तो वो बहुत सारा मैटर एक ही स्पेस पॉइंट में आ सकता है। अच्छा तो शबनी जी, आपने एक, हाँ सॉरी, भंडारी साहब आप बोले।
नहीं, मैं कह रहा था और प्रश्न है तो वो आप हाँ, बताए, एक पूछे। मिनट, एक मिनट। हाँ, ये आपने समझ जी अभी बीच में कुछ बोला था कि मन के अंदर कुछ मतलब भाव पैदा होते हैं, ठीक है। उसके बाद में ही हमारी इच्छा होती है कि हम कोई चीज देखना है, जैसे बाहर कोई मान लो सब चश्मा पड़ा है या कोई वस्तु पड़ी है, उसको देखना है, तो पहले वो भाव हमारे मन में पैदा होंगे। यस, उसके बाद में हमारी आंखें खुलेगी और फिर हम कहेंगे कि जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होके उस ऑब्जेक्ट से हमारे अंदर आएगी। मतलब यस, तो क्या क्या अपने शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है मतलब कि जो लाइट ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके आंख में आती है, उसके पहले उसके पहले ऑलरेडी हमारे मन के अंदर कुछ भाव पैदा होते हैं कि मैं उस वस्तु को देखूं, यस, और उसके बाद में ये प्रोसेस शुरू होता है। तो जो कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं उसका जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो पहले अपने अंदर से पैदा होती है, उसके बाद में वो लाइट रिफ्लेक्ट होती आती है और तब हम कहते हैं कि हमने उस चीज को देखा। तो दो पार्ट हैं इसके अंदर। मतलब हाँ, तो अपन ऐसा कुछ उल्लेख अपने शास्त्रों में है, आगमों में है। मतलब बिल्कुल, ये आपसे मैंने 4 इंद्रियां, 4 तरह की इंद्रियां बताई, उस मतलब 2 प्रकार की इंद्रियां बताई, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय, ठीक है ना। हाँ, तो हाँ, द्रव्येंद्रिय हम अगर स्थूल रूप से देखें तो द्रव्येंद्रिय ने का मतलब है कि फिजिकल रूप हमारा जो है बॉडी इंद्रियों का स्ट्रक्चर, परंतु हम्म, ये स्ट्रक्चर तभी बनेगा जब आपके अंदर भावेंद्रिय होगी, यानी एबिलिटी होगी। हाँ, दूसरा है हाँ, कि हाँ, आप इन इंद्रियों के होते हुए भी आपको नॉलेज तभी होगा जब आप उस पावर को यूज में लेना चाहेंगे, कि मुझे हाँ, ये देखना है, कि मुझे ये जानना है, तभी आप हाँ, ये हाँ, इंद्रियां आपको हेल्प करेगी किसी चीज को जानने हाँ, में, देखने में। अगर हाँ, आपके अंदर वो इच्छा ही नहीं है, वो कोई प्रयत्न ही नहीं है उसके लिए, तो हाँ, कुछ भी नहीं है। तो कई लोग होते हैं, टैलेंट तो बहुत है, किंतु वो अपने लाइफ में कुछ अचीवमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि वो प्रमाद में, आलस्य में, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज में, तो वो कुछ नहीं करते हैं अपने लाइफ में। उनके पास एबिलिटी की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है, बट उसका यूज नहीं हो रहा है। सो हम्म, यूज करने में आपके अंदर इच्छाएं तो जनरेट होती है कि आप इस चीज को जानना चाहते हैं, उस चीज को जानना चाहते हैं, तभी जाकर के आपकी इंद्रियां फिर उस डायरेक्शन में वर्क करती है। हाँ, हाँ, आपकी हाँ, कैपेसिटी के हाँ, हिसाब से आपको उस चीज का, पदार्थ का नॉलेज होता है। हाँ, हाँ, तो हाँ, इसीलिए कहा जाता है कि शास्त्र में कहा है कि सत्याम लब्धो उपयोग उपयोगो, यानी हम्म, पहले, सबसे पहले आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। आप कोई चीज जाना, मैं मैथमेटिक्स को समझने की बहुत कोशिश करती हूँ, बट मेरा मैथमेटिक्स बहुत ही वीक है। सो हम्म, भंडारी जी, इसलिए मेरे को साइंस में थोड़ा कभी कभी वो इक्वेशन को समझने में कठिनाई होती है, क्योंकि वो हम्म, मैथमेटिक्स मेरा बहुत पुअर है। तो मैं हम्म, कोशिश कितना भी करूँ, अगर मुझ में वो एबिलिटी नहीं है, तो वो चीजें प्रयत्न करने से धीरे धीरे डेवलप होती है, परंतु हम्म, फिर मुझे लगता है कि इतना एफर्ट ज्यादा करना पड़ रहा है और गेन कम हो रहा है, तो मैं उतना एफर्ट ही नहीं करती उस डायरेक्शन में। सो कहने का हम्म, मतलब है कि अगर मेरे अंदर वो एबिलिटी नहीं है, तो मैं उस सब्जेक्ट को नहीं समझ पाती। मैथमेटिक्स समझना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। तो क्षोभ पशम के तो एबिलिटी सबसे पहले होनी चाहिए, फिर उसका उपयोग होना चाहिए, और उपयोग होगा तो आपकी उपकरण इंद्रिय और द्रव्येंद्रिय, यानी जो फिजिकल है अपरेटस है, वो वर्क करेगा। अदरवाइज वो वर्क नहीं करता है, वो ठीक है, वो है। मैं आपको उसी का वो इसीलिए पूछा है, शार्ट क्वेश्चन इसलिए पूछा हाँ। कि वो जो मैंने जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखा है उसके अंदर एक कंसेप्ट आता है, फेज कंजुगेट एडेप्टिव रेजोनेंस। हम्म। तो ये एक वो एस्ट्रोनॉट जो थे, मतलब ये अपने एडवर्ड मिचेल। एडगर मिटचल, तो हम्म। उनका जो आर्टिकल है उसके आर्टिकल में ये कंसेप्ट डिफाइन किया है उन्होंने। मतलब कि हम्म। उन्होंने कहा है कि जब हम कहते हैं ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारे आंखों में आती है तब हम देखते हैं, हम्म। वो कहते हैं कि साइमल्टेनियसली हमारे दिमाग से एक वर्चुअल वेव निकलती है दिमाग से, हम्म। और उस वर्चुअल वेव और वो जो लाइट ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके आती है, हम्म। दोनों के कॉम्बिनेशन से एक स्टैंडिंग वेव का कंसेप्ट है, मतलब साइंस के अंदर, कि हम्म। बोले वो स्टैंडिंग वेव बनती है, उसके कारण हम ये कोई भी चीज को देख पाते हैं। अगर वो स्टैंडिंग वेव नहीं बनेगी तो हम कोई भी चीज नहीं देख सकते। और वो यहाँ तक कहते हैं कि जो 3 डायमेंशनल एस्पेक्ट देखते हैं उसके लिए तो वो जरूरी है। हम्म। तो उस समय से ही मेरे दिमाग में आई थी ये प्रश्न के ऐसा कुछ एनालॉग अपने है क्या शास्त्रों में,
तो मैंने एक और, वो मेरे को याद नहीं आ रहा, मेरे पास पड़ा हुआ है, शायद नंदी सूत्र है या कौन सा है, उसमें ये कंसेप्ट दे रखा है, मतलब तो वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। तो ये बहुत जबरदस्त सिमिलरिटी है कि जो भाव, मतलब जो आप कह रहे हैं भाव इंद्रिय, तो भाव इंद्रिय से ऐसा कुछ दोनों में इमिशन होता है, जब जो ये होता है दूसरा वो शुरू हो जाता है उधर से, और दोनों का इंटरेक्शन होता है। वो उसने एक डायग्राम भी दे रखा है। भाव इंद्रिया तो आत्मा का भाग है। हाँ, भाव इंद्रिया तो आत्मा का भाग है, वास्तव कोई इमिशन नहीं होता। नहीं वही तो एक्चुअली वही क्वेश्चन आ रहा है, मतलब वही क्वेश्चन आ रहा है, तो इसीलिए मैंने पूछा कि उसमें वो मेरा क्लेरिफिकेशन चाहिए। वो एक्चुअली उसका मतलब फोटो आप चाहे तो मैं दिखा सकता हूँ, मतलब 1 मिनट के लिए मेरा टाइम दीजिए आप। तो कछारा साहब, आपने एक कहा भाव इंद्रिय आत्मा का है या मन का है, मतलब भाव ये नहीं, आत्मा का भाग है, आत्मा का भाग है। देखिए, देखना, जानना, देखना आत्मा का स्वभाव है, वो दिल का नहीं है, तो वो आत्मा का स्वभाव है। तो भाव इंद्रिया ज्ञानावरणीय कर्म के सहयोग से बनती है भाव इंद्रिया। साथ साथ समझ जी, मेरा भी एक क्वेश्चन था, थोड़ा सा समझना था कि हाँ, हम जो स्वप्न बोलते हैं तो उसमें जो आंखें बंद होती है, बाहर से कुछ भी अंधेरा होता है, उसके बावजूद भी दिखाई पड़ता है, तो वो देखना कहते हैं कि नहीं कहते हैं? वो आत्मा से तो दिख ही रहा है ना, हाँ, देखने की क्षमता तो आत्मा में है ना, हाँ, तो इंद्रियां वहां तो फोटोन, हाँ, वहां फोटोन कहीं उपयोग में आया ही नहीं, ऐसा कह सकते हैं क्या भंडारी जी? नहीं, आपका प्रश्न समझ में नहीं आया। चारों ओर अंधेरा है, आंखें भी मुंद की हुई है, उसके बावजूद भी स्वप्न दिखाई देता है, तो क्या वो देखना कहते हैं कि नहीं कहते हैं, सबसे पहला। और अगर उसको देखना कहते हैं तो वहां फोटोन की कहाँ हमने उपयोग किया, वो समझना था। हाँ, उसको देखना कहते हैं, वो उसको जो 4 अवस्था बताई है ना, कि जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और वो चतुर्थ क्या बोलते हैं, सूर्यावस्था। हाँ, तो ये 4 वेल डिफाइंड है, मतलब इसमें ये देखना तो देखना ही है। स्वप्न में क्या होता? हाँ, आप बोले। हाँ कचारा जी, अब बताइए। स्वप्न में क्या होता है कि निद्रा अवस्था है, तो जो दर्शनावरणीय कर्म का वो एक सब डिवीजन है। तो निद्रा अवस्था होती है तो दर्शनावरणीय कर्म काम नहीं करते हैं, तो केवल ज्ञानावरणीय कर्म के माध्यम से हम लोग स्वप्न देखते हैं। हाँ, जो कॉग्निशन है जो जागृत अवस्था में, उसमें दर्शनावरणीय और ज्ञानावरणीय कर्म दोनों ही है, दर्शन और ज्ञान दोनों काम आते हैं, तब जाके कॉग्निशन होता है जागृत अवस्था में। निद्रा अवस्था में दर्शन काम नहीं कर रहा है, केवल ज्ञान काम कर रहा है, और वो मन के माध्यम से काम करता है। तो जो हम देख रहे हैं वो मन में पिक्चर बन रही है, आंखों से नहीं बन रही। हाँ, मतलब वो उसमें ये इंद्रिय का कहीं रोल नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं है, मन का रोल है। मन का रोल है। हाँ, धन्यवाद। शमनी जी, ये चित्र देखिए आप, ये मैं सबको दिखाना चाहता हूँ, ये यहाँ पे है इधर, मतलब तो उसमें ये एक में दे रखा है कि ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है और आ रही है आंख की तरफ, और साइमल्टेनियसली उसमें दिखा रखा है कि आंख की तरफ से एक कंजुगेट वेव जा रही है, मतलब, और बीच में वो ऊपर लिखा हुआ है कि एक्सटेंडिंग वेव बनती है, और वो एक्सटेंडिंग वेव बनती है, उसके कारण ही हम ये देखते हैं, मतलब एकदम नया कंसेप्ट है, मतलब तो ये थोड़ा इससे मैच करता है, मेरे को ऐसा लग रहा है, मतलब तो इसके ऊपर थोड़ा और डिस्कशन करने की जरूरत है, और इससे भी ये भी एक उस होलोग्राम का पार्ट है, मतलब ये जो डिस्कशन है ये भी उस होलोग्राम के पार्ट से जुड़ा हुआ है, मतलब तो मैंने कहा मैं आपको बता। सर, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको अपन अलग से एक पीरियड पे ले लेंगे। नहीं, वो ठीक है, लेकिन समझने के लिए थोड़ा समय चाहिएगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शेषा जी, अभी इसको समाप्त किया जाए मेरे विचार से, अभी और प्रश्न नहीं हो तो। और किसी का कोई प्रश्न है?
जो पोखरना साहब का पॉइंट है वो अपन अलग से, उसके लिए 1 घंटा चाहिएगा समझने के लिए। हाँ तो वो अलग से अपन समझेंगे। नहीं सही में, पर वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पर लेंगे जरूर उसको। पर अभी समय को देखते हुए और किसी के कोई प्रश्न है? मुझे लगता है और किसी के कोई प्रश्न नहीं है, तो क्या समरी जी आपकी आज्ञा हो तो सेशन को यहाँ पे। हाँ, हाँ बस वो तो थोड़ा सा एक पॉइंट में ये कहना चाहती हूँ कि ज्ञान और दर्शन जो भी है, देखना और जानना, ये आत्मा की अपनी शक्तियां हैं। और आत्मा जिस समय वो इंद्रियों के माध्यम से काम करती है तो वहां पर इंद्रियों की लिमिटेशन वर्क करती है, और कुछ एक्सटर्नल आप ये चीजें हैं ये भी वर्क हेल्प करते हैं। परंतु जहां तक अतीन्द्रिय ज्ञान का प्रश्न है, वहां पर आत्मा डायरेक्ट बिना किसी इस तरह की एप्लीकेशन के, वो डायरेक्ट किसी भी चीज को कहीं भी है, किसी भी रूप में है, बिना टच किए, बिना रिफ्लेक्शन उसका लिए आप डायरेक्ट जान सकती है। तो ये हमें समझना है कि ये इंद्रिय स्तर की बात हम कर रहे हैं, और आत्मा की इंद्रिय के स्तर पर कुछ लिमिटेशन है। उसका क्षोपशम भाव जितना होता है, उसके अंदर जितनी एबिलिटी होती है, जिस रूप में होती है, उसी रूप में वो पदार्थ को जान और देख पाती है। और धीरे धीरे अभ्यास से, प्रैक्टिस से उसको डेवलप भी किया जाता है। तो वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पर डेवलप भी हो सकती है, जो यहाँ पर ने मैक्सिमम लेवल पावर क्या हो सकती है इंद्रियों की, वो हमने देखा है। तो अब उसमें ये सब चीजें कितनी काम कर रही है, कितनी नहीं कर रही है, वो देखना है। तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के लिए भी क्या इंद्रिय अतीन्द्रिय ज्ञान की वो तो अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं रहेगा ना? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान वो तो अतीन्द्रिय में नहीं गिना जाएगा ना? वो तो इंद्रिय स्तर के ही ज्ञान है, वो तो इंद्रिय स्तर का ही होगा। हाँ, इंद्रिय स्तर के ज्ञान है, और उसमें मन का और इंद्रियों का आपस में रोल रहता है। सही सही। हाँ समझी जी, वो उसके अंदर ये जो आपने किया है ना अतीन्द्रिय ज्ञान वाला और ये इंद्रिय ज्ञान वाला, तो वो जो कंसेप्ट डेवलप किया है उसमें क्या है कि जो अतीन्द्रिय ज्ञान है वो बेसिकली नॉन लोकल इंफॉर्मेशन से कनेक्टेड है, और जो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है वो मतलब लोकल इंफॉर्मेशन से वो जुड़ा हुआ है। और अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान है वो उन दोनों की मिक्स्ड स्टेट है। वो उसका एक्सप्लेनेशन उस मॉडल से ये कहा जा सकता है, वैसे इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। और तो है मति ज्ञान के स्तर पर, जैसे मान लीजिए हमें पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस होते हैं, तो वो नॉन लोकल भी हो गया कुछ पार्ट में। और कुछ चीजें प्रातिभ ज्ञान के अंतर्गत आती है, इंटेलिजेंस के अंतर्गत आती है। तो उसमें भी थोड़ा सा नॉन लोकल इंफॉर्मेशन आपको मति ज्ञान नहीं, वो ऐसा नहीं है। दोनों के बीच में फ्लक्चुएशंस होता है विद टाइम, मतलब। और जब वो एक मतलब ऑपरेशन में है तब वो दूसरा नहीं आएगा, मतलब। तो ये दोनों मतलब, लेकिन दोनों में एक तरह से ऑसिलेशन टाइप होता है, लेकिन मिक्स्ड स्टेट होती है। तो भी अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान होगा। प्योर केवल ज्ञान है तो वो टोटली नॉन लोकल इंफॉर्मेशन है, कंप्लीटली नॉन लोकल, जो केवल ज्ञान है। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है वो दोनों लोकल इंफॉर्मेशन से एक्सटर्नल। नहीं सर, केवल ज्ञान आल्सो इंक्लूड्स लोकल इंफॉर्मेशन। नहीं, आप कह रहे नहीं है, लेकिन लोकल इज नॉट एक्सक्लूडेड। अरे एक मिनट, मेरी बात सुनिए आप। जब वो होता है उसके अंदर इट हैज ए कैपेबिलिटी टू एक्सेस द लोकल इंफॉर्मेशन, बट जब वो सिद्ध शिला में चले गए तब उनको उससे कोई मतलब नहीं है। नहीं, सिद्ध शिला के बिना भी केवल ज्ञान हो सकता है। नहीं, वो हो सकता है, बट दैट विल बी टोटली नॉन लोकल। लोकल और नॉन लोकल का थोड़ा डिफरेंस बताएंगे तो ज्यादा समझ आएगा। नॉन लोकल में जो ईपीआर पैराडॉक्स है उससे कंसेप्ट आया नॉन लोकल इंफॉर्मेशन का, कि 2 इलेक्ट्रॉन है, उनकी स्पिन अपोजिट है। और उसमें क्या है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन को आपने मेजर किया, ठीक है, वो मान लो प्लस हाफ आया, तो बाद में दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो पेयर है उसको मेजर करोगे तो हमेशा उसका उल्टा आएगा, अपोजिट आएगा। मतलब अगर ये प्लस हाफ आएगा तो माइनस हाफ आएगा। और उन दोनों इलेक्ट्रॉन को कितने डिस्टेंस पे ले जाओ आप, मतलब। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन पे एक मेजरमेंट किया तो दूसरे को कैसे पता लग गया कि उसके ऊपर मेजरमेंट किया, इसलिए वो अपोजिट हो जाए, मतलब उसकी स्पिन। ये साइंटिस्टों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। खूब इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। 82 से स्टार्ट हुए थे और 2015 तक का मेरे पास वो है, मतलब इंफॉर्मेशन। तो वो उसमें कांच की तरह साफ है कि ये अननोन कुछ है, नॉन लोकल, मतलब इंटरेक्शन हो रहा है दोनों के बीच में, विच वी डोंट नो।
और वो 110 किलोमीटर तक एक्सपेरिमेंट ये अपने ट्राई किए गया, 110 किलोमीटर तक, और ये प्रोसेस ऑब्जर्व किया गया, मतलब दैट इज नॉन लोकल इंफॉर्मेशन। अभी जैसे अपन इंद्रियों की जो मैक्सिमम कैपेसिटी की बात की है, तो वो देखिए कि लोकल नहीं हो, नॉन लोकल इंफॉर्मेशन आ रही है उन तक, इंद्रियों तक, है ना। हाँ, तो ज्ञान है ना, कितनी डिस्टेंस से आ रही है, तो हाँ, उसको भी जानने की क्षमता हो सकती है अगर हम उसकी शक्ति को बढ़ा लेते हैं, विकसित कर लेते हैं। हाँ, 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 बिल्कुल। तो मतलब कहने का मतलब है कि इंद्रिय के स्तर पर भी कुछ सूचनाएं आपको नॉन लोकल भी मिल सकती है, लोकल ही हो सारी ये जरूरी नहीं है, बट हाँ जनरल कॉमन जो है हमारी सेंसेस है, कॉमन वो प्रोसेस होगा, कैपेसिटी है, वो लोकल इंफॉर्मेशन की ज्यादा है। वो प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन होगा फ्रॉम नॉन लोकल टू लोकल, वो थ्रू सेंसेस हो सकता है, बट देट वो उसका लिमिटेड रोल होगा, बहुत लिमिटेड रोल होगा। वो सही है, जो मैंने विजुलाइज किया मतलब वो बता रहा हूँ। ओके, इस पे चर्चा करेंगे वो। ओके, ठीक है, धन्यवाद सबको बहुत बहुत। मंगल पाठ। हाँ, चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम, चत्तारि लघुत्तमा अर्हंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो, चत्तारि शरणं पवच्चामि, अर्हन्ते शरणं पवच्चामि, सिद्धे शरणं पवच्चामि, साहु शरणं पवच्चामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवच्चामि। वंदन। बहुत बहुत आभार आपका और वंदन। वंदना में समझिए। हाँ हाँ, जय जिनेंद्र। वंदनामि नमस्कामि। जय जिनेंद्र। हाँ हाँ।